नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले सप्ताह प्रदेश के बजट में एक विद्यापीठ, एक अभिमत विद्यापीठ और मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद आज केंद्र सरकार ने अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की बड़ी सौगात दी है। यह पार्क नागपुर रोड पर शिवन गांव के आगे पिंपल विहिर में MIDC द्वारा आवंटित 1000 एकड़ भूमि पर साकार होगा। इस बड़ी घोषणा के लिए भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों को श्रेय दिया है। इस टेक्सटाइल पार्क को लेकर स्थानीय नेताओं में काफी आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे और कहा गया था कि अमरावती का मेगा टेक्सटाइल पार्क छत्रपति संभाजीनगर ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस संदर्भ में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने वर्ष 2022 में ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था और मेगा टेक्सटाइल पार्क को अमरावती में लाने का निवेदन किया था। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे तथा भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा किए गए प्रयासों के चलते यह मेगा टेक्सटाइल पार्क अमरावती में ही साकार होगा, ऐसी जानकारी है, जिसके बारे में आज सांसद अनिल बोंडे ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार ज्ञापित किया है और साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क को लेकर विस्तार के साथ जानकारी दी है। भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी अमरावतीमध्ये मेगा टेक्सटाईल पार्क मंजूर केला आहे आणि या मेगा टेक्सटाईल पार्कसाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, अमरावतीचे पालकमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे सातत्यानं कार्यरत होते, पाठपुरावा करत होते। त्यांनी नुकतंच सांगितलं होतं की अमरावतीमध्ये मेगा टेक्सटाईल पार्क हा येणारच, मी आणणारच, आणि म्हणून मी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अमरावतीचे पालकमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं मनपूर्वक आभार मानतो। अमरावतीचं चित्र बदलून टाकणारा हा टेक्सटाईल पार्क राहणार आहे आणि या माध्यमातून 1 लाख लोकांना डायरेक्ट रोजगार मिळेल, 2 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के आगामी अप्रैल माह में होने जा रहे चुनाव के लिए मंडी प्रशासन द्वारा आड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र हेतु तैयार की गई मतदाता सूची में 350 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से शामिल किए गए। अतः इन नामों को तुरंत मतदाता सूची से बाहर निकाला जाए और मतदाता सूची को नए सिरे से प्रकाशित किया जाए। इस आशय की मांग को लेकर अनिल जेठानी द्वारा सहकार उप निबंधक के पास आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने आगामी 20 मार्च को आड़त व्यापारी मतदाता सूची प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले की सुनवाई 15 दिन बाद करने का फैसला सुनाया है। अमरावती शहर की लाइफलाइन कही जाती सिटी बस का ठेका साहू टूर्स एंड ट्रेवल्स को जाने के बाद पुराने ठेकेदार द्वारा बैंक से लिया गया कर्ज बकाया रहने के चलते नए ठेकेदार के सामने सिटी बस को सड़क पर लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक व्यवस्थापन अपने बकाया की वसूली करने के लिए सख्त भूमिका में रहने से यह दुविधा निर्माण हुई है। वहीं मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा इस मामले में मध्यस्थता किए जाने की संभावना है। इस कारण आगामी सप्ताह तक हल निकलकर सिटी बस के एक बार फिर सड़क पर दौड़ने की संभावना जताई जा रही है। अमरावती मनपा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत 12 नए आरोग्यवर्धिनी केंद्र अमरावती शहर के लिए मंजूर किए गए हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने का काम अपने अंतिम चरण में है। इन केंद्रों को कार्यान्वित करने हेतु जगह का निरीक्षण किया जा चुका है और जगह की उपलब्धता के बाद वहां पर केंद्रों को साकार करते हुए नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बीते 4 दिनों से राज्य के सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसे राज्य के विपक्षी दलों का समर्थन भी प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अव्यवहारिक बताया जा चुका है। साथ ही हड़ताली कर्मचारियों व राज्य सरकार के बीच बातचीत व बैठक में इस मामले का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में गतिरोध बना हुआ है। इसी दौरान आज राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार द्वारा नई पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिसके तहत नई पेंशन योजना में सरकार ने पारिवारिक निवृत्ति वेतन तथा कर्मचारी की मृत्यु पश्चात योगदान राशि देने का निर्णय लेते हुए एक तरह से कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। ऐसे में अब हड़ताली कर्मचारियों द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। चुनाव पूर्व तैयारियों की समीक्षा करने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे इस समय राज्य के दौरे पर हैं और उन्होंने अपने दौरे का प्रारंभ विदर्भ के भंडारा जिले से किया है। भंडारा में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव संभवतः एक साथ लिए जाएंगे, अतः दोनों चुनावों को एक साथ लेने के लिए निर्वाचन आयोग व प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किए गए इस प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए अब सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव की तैयारी शुरू करने की पूरी संभावना देखी जा रही है।
गत रोज अमरावती संसदीय क्षेत्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तथा महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहने वाले अनिल बोंडे ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर दोनों सांसदों ने अमरावती जिले के विकास संबंधी विषयों पर महामहिम के साथ चर्चा करने के साथ ही उनके साथ स्नेह भोज का आनंद भी उठाया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती में बनाए जाने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर बजट सत्र के दौरान सवाल पूछते हुए कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को लेकर इससे पहले भी कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक निधि का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाकर उसे मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद निधि का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति अपना रखी है, जिसे रद्द करते हुए अमरावती में सरकारी अनुदानित मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा सतत किए जा रहे प्रयासों तथा विधानसभा में उठाई गई मांग के चलते बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा अमरावती तहसील कार्यालय का विभाजन कर नई बस्ती बडनेरा में नया तहसील कार्यालय बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही चिखलदरा तहसील का विभाजन कर चुरणी में और तिवसा तहसील का विभाजन कर बलगांव में नए तहसील कार्यालय बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा भातकुली तहसील कार्यालय के निर्माण हेतु 97 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करते हुए भातकुली में प्रशासकीय भवन इमारत के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने गत रोज बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली अपर वर्धा बांध की कई छोटी बड़ी नहरें नादुरुस्त हैं। ऐसे में रबी सीजन के दौरान फसलों की सिंचाई हेतु बांध से छोड़ा जाने वाला पानी इधर उधर व्यर्थ बहता है, अतः नहरों से खेतों तक पाइपलाइन डालकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हरिसाल वन परिक्षेत्र के चित्री सर्कल अंतर्गत जाम्बू गांव में भालू द्वारा किए गए हमले में साइली जाम्बेकर व गायत्री धांडेकर नामक 2 महिलाएं घायल हुई थी, जिन्हें इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने आज अमरावती पहुंचने के बाद अस्पताल जाकर दोनों महिलाओं का हालचाल जाना और उन्हें ढाढ़स भी बंधाया। साथ ही उन्होंने वन विभाग से इन दोनों महिलाओं को क्षतिपूर्ति भी देने हेतु कहा है। पिछले कुछ दिनों से समूचे देश सहित महाराष्ट्र राज्य में H3N2 नामक वायरस के संक्रमण की खबरें प्राप्त हो रही हैं और देश के कई हिस्सों में अब तक इस वायरस से संक्रमित मरीज भी पाए जा चुके हैं। वहीं अब अमरावती जिले में भी H3N2 नामक बीमारी का पहला मरीज पाया गया है, जिस पर तुरंत इलाज शुरू किया गया है, जिसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई गई है। यह जानकारी देने के साथ ही जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सौंदले ने बताया कि नागरिकों ने इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लक्षण दिखाई देते ही तुरंत इलाज करवाना चाहिए और बीमारी से बचने के लिए तमाम आवश्यक सतर्कताएं भी बरतनी चाहिए। पुरानी पेंशन सहित अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विगत 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल व काम बंद आंदोलन कर रहे सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने आज सुबह 11 बजे नेहरू मैदान से जिलाधीश कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला, जिसमें 37 संगठनों के करीब 50,000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। त्याला नको देऊ असा आज आमचा निर्धार। जिलाधीश कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पहुंचकर हड़ताली कर्मचारियों की विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने मोर्चे व हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन की मांग मंजूर होने तक हड़ताल को बदस्तूर जारी रखने का आह्वान किया। नेहरू मैदान से बेहद अनुशासित तरीके से निकाला गया मोर्चा काफी लंबा रहने के चलते शहर के विभिन्न चौक चौराहों व सड़कों पर काफी देर तक यातायात बाधित होता रहा, जिसकी वजह से लंबे समय तक ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बनी। इस मोर्चे को देखते हुए कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा मोर्चे को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मोर्चे के मार्ग पर जगह जगह पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी लगाया गया था। विगत 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी गेहूं व चने की रबी फसलों के साथ ही अन्य ग्रीष्मकालीन फसलों का अंशतः नुकसान हुआ है। साथ ही संतरा बागानों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिन इलाकों में अब तक बारिश नहीं हुई है, उन इलाकों के किसानों द्वारा फसलों की कटाई करने के साथ ही अपनी उपज को जल्द से जल्द घर पर लाने की जल्दबाजी की जा रही है।
तापड़िया सिटी सेंटर के सामने स्थित खेलकट्टा में माहेश्वरी पंचायत व माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा 16 से 19 मार्च तक आयोजित माहेश्वरी बॉक्स क्रिकेट लीग का कल शाम समारोह पूर्वक रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस समय माहेश्वरी पंचायत के अध्यक्ष जगदीश कलंत्री तथा टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक सैंड एंड स्टोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संचालक ऋषि अग्रवाल के हाथों इस टूर्नामेंट का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस समय सभी उपस्थित गणमान्यों ने टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमों के खिलाड़ियों को शानदार खेल प्रदर्शन हेतु अपनी शुभकामनाएं दी और आयोजन के लिए यूथ विंग के पदाधिकारियों और सदस्यों का अभिनंदन किया। आयोजित एक प्रथम सीजन बॉक्स क्रिकेट का ये प्रथम सीजन यहाँ पर शुरू हो रहा है। मैं माहेश्वरी पंचायत की ओर से सभी युवा खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये अभी आपका MPL हुआ, बहुत सुंदर आयोजन हुआ और उसके बाद में तुरंत ये आयोजन यहाँ हो रहा है। इसके बाद में और भी इस प्रकार के आयोजन युवा लेते रहेंगे और ले रहे हैं। किसी के प्रकार से किसी भी कोई मन मुटाव न होते हुए सब अपने अपने कार्यक्रम अपने करिए। इस माध्यम से युवाओं को नया चांस मिलेगा और एक नई प्रतिभा सामने आती रहेगी। बडनेरा शहर के नवनिर्मित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साहब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश व गुरुमत समागम का आज सुबह 9:30 बजे बड़े हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। इस समय सरूजा परिवार के निवास स्थान से गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे सम्मान के साथ सिख व सिंधी समुदाय के भक्तों ने वाहेगुरु का जाप करते हुए गुरुद्वारा लाकर स्थापित किया। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा भी की। परमात्मा का नाम जपदिया रत्ता पर ढिल ना करे मनुष्य, पता नहीं अगला साफ होना है कि नहीं होना। साडे मन च विचार आउंदा रहता है कि ਅਸੀਂ कल जपलांगे, कल गुरुद्वारे जावांगे, परसों जावांगे, की पता कल का किसी को पता ही नहीं। मैनू लगता है 1 मिनट का नहीं पता। सिंधु नगर स्थित पूज्य शिवधारा आश्रम में शिवधारा परिवार के सभी श्रद्धालु जनों द्वारा मिलकर 3 दिवसीय सत्संग भजन कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 18 से 20 मार्च तक होगा। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों उनका प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। विगत कुछ वर्षों से नांदगांव पे टोल नाके पर बड़े पैमाने पर अनियमितता शुरू रहने के चलते हाल ही में कार्यरत हुए टोल व्यवस्थापक तुपारे ने नियमों का हवाला देते हुए पहले निःशुल्क जाने वाले सभी वाहनों को टोल अदा करने के निर्देश जारी किए। नांदगांवपेट सहित परिसर में केवल 37 व्यावसायिक वाहन रहने के बावजूद नांदगांवपेट के नाम पर 200 से अधिक वाहन निःशुल्क आते जाते रहने से टोल व्यवस्थापन ने वाहनों के नंबर और जिनके नाम पर वाहन छोड़े जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची पुलिस स्टेशन और पुलिस आयुक्त को सौंपी है। अकोला के लेखाधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिक संतोष सोलंकी की 15 मार्च को दिल के दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। संतोष सोलंकी मंगलवार 14 मार्च को जिलाधीश कार्यालय के सामने आयोजित कर्मचारियों के धरना आंदोलन में शामिल हुए थे। दरियापुर भातकुली मार्ग पर थिलोरी फाटे के पास अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर लगने से सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त सुरेश चौधरी के तौर पर हुई है। अमरावती शहर में रहने वाले एक ठेकेदार व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ ऑनलाइन ठगबाजों द्वारा करीब 11,10,990 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। साइबर पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। पथरोड में राष्ट्रीय महामार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट खड़ी कार को तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार कांच फोड़कर कार के अंदर उछलकर जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कृषि उपज बाजार समिति में अड़तिया का काम करने वाली युवती को उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी राहुल सातपुते ने 9,33,000 रुपये का चूना लगाया। दुकान के बिल में हेराफेरी कर धोखाधड़ी होने की बात समझ में आने पर गाड़गनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा में रहने वाले अक्षय मूर्छे का बड़ा भाई निखिल पड़ोस की लड़की से विवाह कर उसके साथ भाग गया, जिस पर पड़ोस में रहने वाले मोरेश्वर इंगले, सचिन इंगले व सचिन कलस्कर ने अक्षय पर फावड़े से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। नांदगांवपेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मोती नगर में मधुसूदन डेयरी के पास एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर लोगों में दहशत फैला रहा है। ऐसी जानकारी मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने सतीश उर्फ पिंटू नेवारे नामक आरोपी को गिरफ्तार कर तलवार भी बरामद की। आरोपी ने बताया कि वह एक पेट्रोल पंप पर काम करता है और पेट्रोल पंप के मालिक ने उसे वेतन नहीं दिया तो वह तलवार लेकर उसे मारने जा रहा था। दुकान में सेंधमारी करते हुए चोरी करने वाले कुख्यात आरोपी इब्राहिम उर्फ इब्बू को अचलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 24,000 रुपये मूल्य का 34 किलो तांबा भी बरामद किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गजानन नगर निवासी अतुल पवार नामक 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के शेगांव राहटगांव रोड के पीछे एक युवती संतोष हिरगणे के घर में किराए पर रहती थी। मकान मालिक और उसकी पत्नी ने झगड़ा करते हुए घर खाली करने को कहा और जब यह युवती अपना सामान ले जाने हेतु आई तो आरोपी मकान मालिक ने युवती के कपड़े फाड़कर बकाया सामान नहीं ले जाने दिया।
बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के नागोबा मंदिर के पीछे शिवदास चौहान नामक भोजन ठेकेदार आराम कर रहा था, तभी आरोपी सचिन उगले व अनिरुद्ध उगले वहां पर पहुंचे, जिन्होंने शिवदास की जमकर पिटाई करने के साथ ही कैटरिंग का काम करने वाली महिला की आबरू लूटी और उसके पास से 3000 रुपए तथा शिवदास के पास से 1000 रुपए लूट ली और फरार हो गए। मूर्तियापुर तहसील के मूर्तियापुर पिंजर मार्ग स्थित कंजरा गांव में बिजली के तार में हुए शॉर्ट सर्किट से जानवरों के तबेले में भीषण आग लग गई, जिससे 88 मवेशियों की झुलसकर मौत हो गई। बुल्ढाना जिले की देउलगांव राजा तहसील स्थित देउलगांव मही निवासी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के शहराध्यक्ष गजानंद गुरव ने आत्महत्या कर ली। पता चला है कि इंस्टाग्राम पर अपनी रानी किसी की दीवानी हो गई ऐसा स्टेटस रखने के बाद गजानंद ने यह घातक कदम उठाया। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल के वार्ड क्रमांक 22 में बने शौचालय में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उजागर होते ही परिसर में हड़कंप मच गया। अकोला की कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। नकली नोट चलाने के मामले में एक गिरोह का वर्धा में पुलिस ने पर्दाफाश किया और 4 लोगों के गिरोह को कल गुरुवार की रात गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। यह रैकेट विगत कुछ दिनों से वर्धा शहर में सक्रिय था और नकली नोट चला रहा था। खामगांव के गांधी चौक परिसर में मोपेड की डिक्की से 6 लाख रुपए की रकम चुरा लेने का मामला उजागर हुआ। चोरी करने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। खामगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्ष 2014 के दौरान मूर्तियापुर में पूर्व पार्षद मनोज शर्मा की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में शामिल सभी 6 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इन आरोपियों को आगामी 21 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।